नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दरअसल सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आईआरसीटीसी और जमीन घोटाले के मामले में आरजेडी विधायक भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि भोला यादव लालू यादव के पूर्व ओएसडी थे। इसके अलावा सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। भोला यादव आरजेडी के पूर्व विधायक और विधान पार्षद रहे हैं। वे लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीमार होने के बाद वे उनके साथ रहकर तीमारदारी करते रहे हैं। उनका लालू परिवार के एक सदस्य की तरह महत्व है। भोला यादव को सीबीआई ने 4 दिन पहले ही रेलवे के आईआरसीटीसी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक भोला यादव इस मामले में मास्टरमाइंड हैं। सूत्रों की माने तो भोला यादव इस मामले में पहले से ही सीबीआई की रडार पर थे। सीबीआई पटना के 2 ठिकानों पर भी सर्च कर रही है। इसमें एक उनके सीए का है, जबकि दरभंगा के 2 ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। भोला यादव साल 2015 में बहादुरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे हायाघाट से आरजेडी के टिकट पर उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भोला यादव लालू यादव के साथ स्वाई की तरह रहते हैं। वे चारा घोटाले समेत कई मामलों में फंसे लालू यादव के साथ अदालत और अस्पताल हर जगह मौजूद नजर आते हैं। भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा हुआ है। तो भोला यादव को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है, क्योंकि ये आरोप लगे थे कि जमीन के लेन देन के बदले नियुक्तियां की गई हैं। इस तरह के आरोप भोला यादव पर लगे थे। और अब जब भोला यादव की गिरफ्तारी हो गई है, सीबीआई इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब आगे और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। पटना और दरभंगा सब ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। इसके अलावा ये भी माना जाता रहा है कि भोला यादव इस मामले के किंगपिन हैं। सीबीआई पटना के 2 ठिकानों पर सर्च कर रही है। भोला यादव के सीए का एक ठिकाना है। दरभंगा में भी 2 ठिकानों पर सर्च चल रहा है। 18 मई को सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले पटना में प्रमुख संपत्तियों को लालू के परिवार के सदस्यों को बेची या उपहार में दे दी गई थी। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में मई में लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर की गई थी। अब इतना तो तय माना जा रहा है कि छापेमारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और कौन कौन से खुलासे सामने आते हैं। अब बात मंकी पॉक्स की भी कर लेते हैं। दरअसल देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं और अलग अलग जगहों पर मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिसके बाद गाजियाबाद में भी मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या दिल्ली से अब गाजियाबाद में मंकी पॉक्स की भी एंट्री हो चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मंकी पॉक्स का धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सरदर्दी बढ़ेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। एक का सैंपल पुणे भेज दिया गया है, जबकि दूसरा दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती है। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंगलवार को मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक और संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीज में बुखार और त्वचा पर दाने के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
दरअसल गाजियाबाद में मंगलवार को एक अन्य मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मरीज मिलने पर उसका नमूना जांच के लिए पुणे भेजा गया है। 28 साल का युवक अर्थला का रहने वाला है और साहिबाबाद क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करता है। युवक एमएमजी अस्पताल की ओपीडी अर्थला का रहने वाला ये युवक है और एक निजी कंपनी में ये काम करता है। एमएमजी अस्पताल की ओपीडी में इलाज कराने के लिए आया था। लक्षण मिलने पर ओपीडी में इलाज कर रहे डॉक्टर ने मामले की सूचना सीएमओ और सर्विलांस अधिकारी को दी थी। इसके बाद युवक का नमूना जांच के लिए पुणे भेज दिया गया। हालांकि फिलहाल युवक अपने घर में है। वहीं ट्रांसजेंडर में रहने वाले एक युवक में मंकी पॉक्स की पुष्टि दिल्ली में हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आर.के. गुप्ता ने बताया कि मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अर्थला का एक व्यक्ति ओपीडी में पहुंचा। चिकित्सकों ने मरीज के शरीर के दाने देखकर मंकी पॉक्स मानते हुए तुरंत परामर्श लिख दिया। विभाग ने सैंपल लेकर जांच को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया है। मंकी पॉक्स के बाद बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो दुनिया भर में कोरोना से जंग अब तक जारी है। भारत में भी कोरोना के बढ़ते मामले सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिला है और लगातार कोरोना के मामलों में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,313 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार की तुलना में कोरोना के केस में आज करीब 23% का इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से 57 और मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद देश में अब तक इस बीमारी से हुई मौत की संख्या 5,26,167 तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान एक्टिव मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 1,45,026 तक आ गया है। रिकवरी रेट 98.45% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 27,37,235 कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 202.79 करोड़ वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं। इनमें 93.08 करोड़ दूसरी खुराक और 7.81 करोड़ बूस्टर खुराक हैं। पिछले 24 घंटे में 4,25,337 टेस्ट भी किए गए हैं। अब बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र राजनीति का केंद्र बना हुआ था। शिवसेना में गुटबाजी की खबर सामने आई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो उद्धव ठाकरे की सरदर्दी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने सत्ता गंवा दी। अब उनके हाथ से पार्टी भी जाती दिख रही है। इस बीच उद्धव के परिवार में भी बगावत के सुर फूटने लगे हैं। खबर है कि बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इसके बाद से कई तरह की चर्चाओं ने बाजार को गर्म कर दिया है। खास बात यह है कि शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता ठाकरे परिवार की पहली सदस्य हैं। हालांकि स्मिता ठाकरे ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पुराने शिव सैनिक हैं जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में मैं उन्हें बधाई देने आई हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूं। स्मिता शिवसेना में होने वाली बगावत के बीच इस मुलाकात के सवाल पर चुप्पी साध गई। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और राजनीति में नहीं हूं, इसलिए पार्टी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। स्मिता ठाकरे बाल ठाकरे की बहू और जयदेव ठाकरे की पत्नी हैं। जयदेव ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के दूसरे बेटे थे। बाल ठाकरे के सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दूसरे नंबर के बेटे जयदेव ठाकरे हैं। वहीं तीसरे बेटे उद्धव ठाकरे हैं। जानकारी के मुताबिक जयदेव ठाकरे ने स्मिता से तलाक ले लिया था और अलग रहने लगे थे। महाराष्ट्र के बाद अब बात यूपी की भी कर लेते हैं। दरअसल अगर आप यूपी में रहते हैं और मकान बनाने का सपना देख रहे हैं कि आपका अपना मकान होगा,
तो आपके लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। दरअसल यूपी में मकान बनवाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के ईंट भट्टे 1 साल के लिए बंद होने वाले हैं। ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300% की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल यूपी को प्रतिवर्ष 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन पिछले 4 सालों में महज 76,000 टन कोयला मिला है। विदेश से आने वाला कोयला काफी महंगा हो गया है। इसके साथ ही यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन की सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण में लाल ईंट की आंशिक पाबंदी पर भी नाराजगी है। यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि कोयले का दाम 350% तक बढ़ाया गया है। यहां तक श्रमिक संविदा पर 5% से 12% जीएसटी बढ़ाया गया है। दूसरी ओर थर्मल पावर प्लांट के अवशिष्ट राख से ईंट बनाने के लिए केंद्र सरकार नई तरकीब अपना रही है, जिसके तहत एक और जीएसटी कम कर दिया गया है। दूसरी ओर निर्देशिका जारी कर दी गई है कि 20,000 वर्ग फुट से अधिक के भवन निर्माण तथा सरकारी निर्माण कार्य में राख की बनी ईंट का प्रयोग अनिवार्य होगा। यही वजह है कि ब्रिक्स एसोसिएशन ने प्रदेश और देश में 1 साल तक ईंट भट्टे बंद कर हड़ताल करने का निर्णय लिया है। यूपी में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक ईंट भट्टे बंद रखने और देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 19,000 ईंट भट्टे हैं जो 1 साल तक बंद रहेंगे। इसका सीधा प्रभाव मकान बनवाने वालों पर पड़ेगा, यानी आने वाले वक्त में ईंट के दाम आसमान छूने लगेंगे। यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि ईंट निर्माण में उत्पादन लागत 4 गुना बढ़ाई गई है। इसके अलावा अब नए नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। इन कारणों से भट्टा मालिक आर्थिक कर्ज के तले डूब चुके हैं और ईंट निर्माण में उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई है कि मुनाफा छोड़िए, लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो गया है। हनी ट्रैप, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर सेना के जवान हनी ट्रैप में फंसने लग जाएं तो देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। इस पर सेना की जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की महिलाओं को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और वीडियो भेजता था, इसलिए राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी के मामले में इन जवानों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जवान शांतिमय राणा राजस्थान में पदस्थापित था और उसे 2 महिलाओं ने हनी ट्रैप में फंसाया था। इस पूरे मामले के बारे में पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट से संबंधित गोपनीय जानकारी और सेना अभ्यास के वीडियो कथित महिलाओं के साथ शेयर किए हैं। मिश्रा ने कहा, आरोपी कुछ वक्त से राज्य पुलिस की खुफिया शाखा के रडार पर था और उसे 25 जुलाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वो एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था जिसने अपना परिचय गुरनूर कौर उर्फ अंकिता के रूप में दिया था। निशा नाम की एक अन्य महिला भी उसके संपर्क में थी। उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने कहा कि एक महिला अंकिता ने उसे बताया था कि वो यूपी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात है, जबकि दूसरी निशा ने उसे बताया कि वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से है। उन्होंने कहा, महिलाओं ने उसे फंसाया और उससे जानकारी मांगी। सिपाही ने अपनी रेजिमेंट से जुड़ी गोपनीय जानकारियां और सेना के अभ्यास से जुड़े वीडियो साझा किए। इसके एवज में उसे पैसे भी मिलते थे। राणा मार्च 2018 से भारतीय सेना में तैनात है। तो अब जवान से पूछताछ की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ में जवान और कौन कौन से बड़े खुलासे करता है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस खुफिया जानकारी का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो जानकारी दी गई थी वो ज्यादा गोपनीय थी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में आने वाले दिनों में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमा।